तो आज अपन भोजन के पाचन पढ़ रहे हैं। भोजन की पाचन में आज अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन। पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन, पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन है, उसका अध्ययन करेंगे। आप लोगों को चैनल कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। ये सवाल आता है कई बार, पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन समझाओ। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। जो हमारी यकृत ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, उसके अंदर क्या होगा, पित्त रस का निर्माण होता है। ये पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में होता है और ये ग्रहणी के अंदर स्त्रावित होता है। कहाँ स्त्रावित होगा? जो ग्रहणी है वहाँ पर जाकर ये भोजन का पाचन करता है। तो आपसे जैसे पूछा गया पित्त रस का भोजन में पाचन समझाओ, तो आप बताओगे यकृत द्वारा निर्मित होगा। किसके द्वारा निर्मित होगा? यकृत द्वारा। और ये संग्रहित कहाँ होगा? ये संग्रहित पित्ताशय में होता है। ये ग्रहणी में वर्क करता है, यानी ग्रहणी में जाकर ये भोजन का पाचन करता है। ग्रहणी में जाकर ये क्या करेगा? भोजन का पाचन करता है। अब अपन पित्त रस में देखते हैं, तो पित्त रस में क्या होते हैं? कुछ कार्बनिक लवण होते हैं, कुछ अकार्बनिक लवण होते हैं। पित्त रस के अंदर कुछ कार्बनिक लवण होंगे, कुछ अकार्बनिक लवण होंगे। इसके अलावा इसमें पित्त वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक। तो कार्बनिक लवण है, ये क्या करते हैं? वसा का पायशीकरण करते हैं। जो वसा है उसका पायशीकरण का काम करते हैं। वसा का पायशीकरण या वसा का इमल्सीकरण का काम कौन करते हैं? वसा का पायशीकरण या वसा का पायशीकरण या इमल्सीकरण का काम करते हैं कार्बनिक लवण। पित्त रस की विशेषता ये है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसकी पीएच लगभग 8 से 9 के बीच में होती है, यानी ये क्षारीय है। पित्त रस की विशेषता आपने बताई, इसका निर्माण यकृत से हुआ। ये हल्के हरे पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के हरे पीले रंग का होता है। पित्त रस में कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण और लेसिथिन पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम है उसका अभाव होता है, यानी किसी प्रकार कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस में होते क्या है? पित्त रस में कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण और लेसिथिन होते हैं। अकार्बनिक लवण जैसे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये इसमें अकार्बनिक लवण होते हैं। इसी तरह से कार्बनिक लवण में जैसे अपन कहते हैं ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। इसी तरह से ग्लाइकोलेट कार्बनिक लवण है और टोरिकोलेट है, वो इसमें क्या होते हैं? कार्बनिक लवण होते हैं। पित्त वर्णक इसमें कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन है और जो बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, ये दोनों क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। किससे बनेंगे? हीमोग्लोबिन है, जब उसका अपघटन होता है तो उससे क्या बनते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं। तो इस प्रकार अपन एक पित्त रस का संगठन जब देखा जाता है, भाई पित्त रस का संगठन समझाओ, तो पित्त रस का संगठन में ये अपन एक परत नली के अंदर पित्त रस ले रहे हैं। मान लो ये पित्त रस अपन ने लिया, तो इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें जैसे कार्बनिक लवण दिखाई देंगे, ग्लाइकोलेट, टोरिकोलेट। अकार्बनिक लवण दिखाई देंगे जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसमें लेसिथिन दिखाई देगा। इसमें पित्त वर्णक दिखाई देंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। अब इसका काम क्या है? आखिर पित्त रस का काम क्या है? पित्त रस का काम होता है वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायशीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायशीकरण का काम किसका है? पित्त रस का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक तरह से क्या करता है? वसा के पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायशीकरण अब आपको समझाते हैं क्या होता है। तो वसा का पायशीकरण या इमल्सीकरण, वसा का पायशीकरण या इमल्सीकरण, ये एक वसा की बड़ी गोलिका है या वसा की बड़ी बूंद है। किसकी बड़ी बूंद है? वसा की। इस वसा की जो बूंद है, इसके अंदर क्या होता है? ये अध्रुवीय भाग है जो पित्त लवण का। पित्त लवण का कौन सा भाग है? अध्रुवीय भाग है।
ये अध्रुवीय भाग इसके अंदर फिट हो गया जाकर। और इस पित्त लवण का ये जो ध्रुवीय भाग है ये क्या करता है, जल के में विलय हो जाता है। किसमें हो जाता है? जल में विलय हो गया ध्रुवीय भाग। और इस वसा की बूंद के अंदर कौन प्रवेश कर गया है? अध्रुवीय भाग। किसका? पित्त लवण का। पित्त लवण ग्लाइकोलेट, टॉर्कोलेट और लेसिथीन का। इसके बाद ये क्या करेंगे, इस वसा की जो बूंद है उसके पृष्ठ तनाव को ये कम करेंगे। और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा तो वसा की बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों के अंदर बदल जाएगी। वसा की बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगी। इसको अपन कहते हैं वसा का पायसीकरण या इमर्सीकरण। ये वसा की छोटी छोटी बूंदें हो गई है। इसके कारण क्या होगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसके द्वारा जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। और लाइपेज एंजाइम है वो स्पाइसीकृत वसा पे आसानी से क्रिया करेगा और इसका पाचन कर देगा। तो लाइपेज है उसको क्या होगा, सतही क्षेत्रफल अधिक उपलब्ध होगा। और जब सतही क्षेत्रफल अधिक उपलब्ध होगा तो अपन कहेंगे वो आसानी से क्रिया करेगा। इस प्रकार अपन ने क्या देखा कि वसा का पायसीकरण या इमर्सीकरण आपसे पूछ ले, सवाल आ जाए जैसे वसा का पायसीकरण या इमर्सीकरण समझाओ, तो आपको बताना है वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण या इमर्सीकरण कहते हैं। ये काम कैसे करता है आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पित्त रस है उस पित्त रस के अंदर जो पित्त लवण होते हैं और जो लेसिथीन है, पित्त लवण और लेसिथीन है, वो उसका अध्रुवीय भाग इस वसा गोलिका में प्रवेश करता है और ध्रुवीय भाग जल में विलय होता है, जिसके कारण इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यानी इसका पृष्ठ तनाव ये कम करके, ये जैसे पृष्ठ तनाव कम होगा उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि वसा की बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों के अंदर टूट जाएगी। अब इसका ये बेनिफिट है कि इससे सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा और लाइपेज एंजाइम में उसको क्रिया करने के लिए अधिक सत्ता उपलब्ध होगी। एक ये सत्ता आपको दिख रही है कि ये सत्ता कम है और ये सत्ता आपको दिख रही है कि इस पे सत्ता ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि इसमें ये एरिया है वो आपको कुछ एरिया दिखाई नहीं देता है और यहाँ पे ये सब एरिया दिखाई देता है। तो इस प्रकार वसा की बड़ी बूंद किसमें बदल गई, छोटी बूंद में। कैसे बदली है? इस पित्त लवण द्वारा बदली है। पित्त लवण और लेसिथीन ने क्या किया है, इसका अध्रुवीय भाग इसके अंदर घुसा है और ध्रुवीय भाग जल में विलय है और इस प्रकार ये क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव को कम करते हैं और इस बड़ी बूंद को किस में बदल देते हैं, छोटी छोटी बूंद के अंदर बदल देते हैं।